एवरीवन, सामान्य अध्ययन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। इन प्रश्नों की श्रृंखला से ही वीकेंड में जब 5 से 6 पेपर हो जाएंगे, 6-7 पेपर, उसके बाद आपको क्या है, इन्हीं प्रश्नों में से एक टेस्ट पेपर इसी चैनल की वेबसाइट पर देने को मिलेगा। तो नेक्स्ट पेपर आपको मिलने वाला है, ये टेस्ट पेपर में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने नॉलेज को परखिए, देखिए कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं रिप्रेजेंट वहां पर। जब आप यहां पर अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे तो एग्जाम में भी एक अच्छा रिप्रेजेंट अपने आप को कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आज का देखते हैं वो कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं पहला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ऑप्शन ए कुंडग्राम में, ऑप्शन बी पाटिलपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में और ऑप्शन डी वैशाली में। तो बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हमारा कुंडग्राम में हुआ था। कहां हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। और महावीर स्वामी के कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। इनकी मृत्यु कहां हुई थी? पावापुरी में। कहां हुई थी? पावापुरी में। यह काफी पूछा गया है, जन्म और मृत्यु। और इनका एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि महावीर स्वामी की माता जो थी, कौन थी? लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की ये बहन थी। किसकी? लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, इनकी जो माता थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम में। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ऑप्शन दिया गया है ए राजगीर, ऑप्शन दिया गया है बी सांची, ऑप्शन दिया गया है सी पावापुरी और ऑप्शन दिया गया है डी समस्तीपुर। तो महावीर जैन की मृत्यु कहां हुई थी? पावापुरी में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, ऑप्शन दिया गया है ए जमाली, ऑप्शन दिया गया है बी योसूद, ऑप्शन दिया गया है सी विपिन और ऑप्शन दिया गया है डी प्रभास। तो बताइए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था? महावीर का जो प्रथम शिष्य था उनका जमाल, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। ये जमाल कौन थे? महावीर स्वामी की जो पुत्री थी प्रियदर्शना, उनके ये पति थे। यही उनके जो है पहले शिष्य थे। बाद में इन्होंने इनका विरोध किया और एक नया धर्म जो है जिसको बोलते हैं क्या? बहुतरवाद धर्म का, बहुतरवाद संप्रदाय का नेतृत्व किया था। इन्होंने बनाया था, संप्रदाय बनाया था। किसने? जमाली ने। ठीक है, ये पहले महावीर के शिष्य थे और अंत में उन्होंने इसका विरोध किया और बहुतरवाद का एक अपना अलग संप्रदाय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है ए 12 अंग, ऑप्शन दिया गया है बी 12 उपांग, ऑप्शन दिया गया है सी 14 पूर्व और ऑप्शन दिया गया है डी 14 उपपूर्व। तो कौन सा कहलाता है? ये ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ की बात कह रहा, तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है हमारा 14 पूर्व कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर। कौन कहलाता है? 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए दिया गया है रामचंद्र देव, ऑप्शन बी दिया गया है प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी दिया गया मालिक काफूर और ऑप्शन डी दिया गया है राणा रतन सिंह। बताइए देवगिरी का शासक की बात कह रहा, तो देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ठीक है, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से परेशान होकर देवगिरी के जो शासक थे हमारे, कौन? रामचंद्र देव ने एलिचपुर का
राजस्व देना स्वीकार किया था। राजस्व देना स्वीकार किया था कब? 1296 में। ध्यान दीजिए, 1296 में एलिचपुर का जो राजस्व था वो देना इन्होंने स्वीकार किया था। किन्होंने? रामचंद्र देव ने। किसने किया था? 1296 में रामचंद्र देव ने देना स्वीकार किया था, लेकिन 1305 और 1306 में इन्होंने वहां का राजस्व इनको नहीं भेजा। तब फिर क्या हुआ? अलाउद्दीन ने मालिक काफूर के नेतृत्व में यहां पर सेना भेजी और जो हमारे ये थे देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, ये परास्त हो गए। इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन था देवगिरी का शासक? रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन दिया गया है ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन दिया गया है बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन दिया गया है सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन दिया गया है डी फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्यों हुई थी? अलाउद्दीन ने जितनी भी भूमि थी हमारी, जो इनाम के रूप में या संपत्ति के रूप में दी गई थी, वो सारी भूमि उन्होंने वापस ले ली थी। और जो भूमि हमारी थी वक्त वाली, जो धर्मार्थ कार्य के लिए दी गई थी, वो भूमि भी इन्होंने वापस ले ली थी, जिसके कारण खालसा भूमि की अत्यधिक पैमाने पर वृद्धि हो गई थी। क्योंकि इनाम की सारी भूमि आ चुकी थी, धर्मार्थ कार्य की सारी भूमि आ चुकी थी, संपत्ति की जो भूमि थी जो दान में दी गई थी, वो सारी भूमियां इन्होंने वापस ले ली थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन ए दिया गया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी दिया गया है बलबन, ऑप्शन सी दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी दिया गया है फिरोज तुगलक। तो किसने करवाया था निर्माण? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास ही क्या करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टम में, ऑप्शन बी मैसूर में, ऑप्शन सी मैंगलोर में, ऑप्शन डी कोयम्बटूर में। तो टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कहां पर बनाई थी? श्रीरंगपट्टम में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी डुप्लेक्स, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान और ऑप्शन डी नंदराज। तो बताइए श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? किसने की थी? टीपू सुल्तान ने की थी। किसने की थी? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। कब की थी बेटा? यह भी पूछा जाता है। इस संधि से क्या होता है? 1790 और 92। ठीक है, इसमें क्या होता है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड रहता है जो श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ ही समाप्त होता है। किनके बीच होती है? ये कार्नवालिस और टीपू सुल्तान। किसके साथ? अंग्रेजों की तरफ से कार्नवालिस थे और यहां टीपू सुल्तान थे। और आंग्ल मैसूर युद्ध हुए कितने हैं बेटा? ये 4 हुए हैं। पहला किसके साथ हुआ है? हैदर अली के साथ हुआ है। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के साथ, जिसमें जो संधि होती है वो संधि हमारी कहलाती है मद्रास की संधि से उस युद्ध का अंत होता है। दूसरी होती है जो हमारी वो सालाबाई 1780 से 84 के बीच होती है, उसमें क्या है? द्वितीय संधि कहलाती है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। ये जो संधि होती है, ये संधि हमारी किसकी वजह से समाप्त होती है? मैंगलोर की संधि से इसका अंत होता है। तृतीय संधि हमारी ये है, कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की।
चतुर्थ जो संधि होती है वो हमारी होती है 1798 के आसपास। उसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और वहीं से ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो क्या है आंसर इसका, टीपू सुल्तान। पहली होती है हैदर अली और अंग्रेज के साथ, द्वितीय होती है टीपू सुल्तान और अंग्रेज के साथ, तृतीय भी होती है हमारी किसके साथ, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्थ भी टीपू सुल्तान और अंग्रेज के साथ होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर बंस। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए, ठगों के उन्मूलन की बात कह रहा किनके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर यह हुआ था। ठीक है, किसके ट्रायल पे हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन थे? बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। ठीक है, ये वायसराय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था ठगों के जो है उन्मूलन के लिए। कौन? कैप्टन स्लीमैन। किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। ठीक है, ये दोनों ही पूछे जाते हैं। ठगों का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। ठीक, और दूसरा पूछा जाता है कि ठगों का उन्मूलन किसके कार्यकाल में हुआ? तो कैप्टन स्लीमैन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैद शासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले और ऑप्शन डी सर लियोनेल कार्टिस और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कौन माना जाता है? इसमें सर लियोनेल कार्टिस को दैद शासन का जनक माना जाता है। और भारत में दैद शासन की शुरुआत कब होती है? प्रांतों में जो दैद शासन की शुरुआत होती है वो 1919 के अधिनियम के तहत शुरू होती है। 1919 के अधिनियम के तहत भारत में प्रांतों में दैद शासन की शुरुआत होती है। और दैद शासन के जो जनक हैं वो सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन दिया गया है ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन दिया गया है बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन दिया गया है सी लॉर्ड वेलेस्ली और ऑप्शन दिया गया है डी लॉर्ड लिटन। तो बताइए किसके शासनकाल में ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? 1853 में। किसके किसके बीच? ठाणे से मुंबई के बीच। कहां से? ठाणे से मुंबई। और कई बार यह भी पूछा गया है कि द्वितीय रेलवे लाइन, ये तो हमारी पहली हो गई, द्वितीय रेलवे लाइन कब और किसके बीच में बिछाई गई थी? तो द्वितीय रेलवे लाइन जो है 1854 में कलकत्ता से रानीगंज। कब हुआ था? 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी। ध्यान दीजिए, कई बार पूछा गया है। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में ठाणे से मुंबई और द्वितीय रेलवे लाइन जो है 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन बी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, ऑप्शन सी जमींदारी प्रथा की समाप्ति और ऑप्शन डी दिया गया वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो बताइए कब हुआ था? बरहिया ताल का विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के जो बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था वो बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है? बकास्त भूमि की
वापसी की मांग था। ये कब हुआ था? ये 1935 में हुआ था। किसके अंतर्गत? कार्यानंद शर्मा के इसका नेतृत्व किया था। कार्यानंद शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। ये बकास भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दिया गया है ए वेलेजली, ऑप्शन दिया गया है बी डलहौजी, ऑप्शन दिया गया है सी कैनिंग और ऑप्शन दिया गया है डी मिंटो। तो बताइए कौन गवर्नर जनरल 1857 में था? 1857 में जो गवर्नर जनरल था वो हमारा लॉर्ड कैनिंग थे। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, और इसी के बाद यहाँ का पदनाम चेंज कर दिया गया था। क्या रखा गया था? वाय सराय कर दिया गया था, वाय सराय। और लॉर्ड कैनिंग जो थे हमारे, ये प्रथम वायसराय भारत के बने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वायसराय भी प्रथम यही थे। कौन? कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में होते हैं ऑप्शन ए 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी दिया गया 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी दिया गया 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ऑप्शन डी दिया गया है 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बताइए राज्यसभा में होते हैं कितने? क्या ये ऑप्शन से दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है क्या होते हैं राज्यसभा में। देखिए अनुच्छेद 80 में का खा में इसका वर्णन है कि राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? 250 सदस्य होंगे, जिनमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। ऑप्शन ए दिया गया 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी दिया गया प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन सी दिया गया प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन डी दिया गया समाप्त होने का विषय नहीं है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। क्या होता है बताइए? क्वेश्चन देखिए और बताइए। देखिए अनुच्छेद 83 में कहा गया है, अनुच्छेद 83 फर्स्ट में इसका वर्णन है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। समाप्त होने का ये विषय नहीं है, क्योंकि पूर्णतया भंग नहीं होती है। क्यों? 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते हैं, जिनका कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा सदस्यों का 6 वर्ष। इसका वर्णन 83 फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी विधान परिषद। तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? बताइए। राज्यसभा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है।
पदेन अध्यक्ष किसका? राज्यसभा का। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? राज्यसभा का सदस्य कौन होता है? प्रदेश, उसका ऊपर राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। ऑप्शन बी, वे जल के लिए सरांध होती हैं। ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। ऑप्शन डी, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो आपको आग्नेय चट्टान के बारे में बताना है। तो बताइए निम्नलिखित दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा सही है? क्या होती है आग्नेय चट्टानें? ये क्रिस्टलीय कथन सत्य है। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। ये पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होने से बनती हैं। कौन? आग्नेय चट्टानें। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी, ये शैलें क्रिस्टलीय है। ऑप्शन सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। और ऑप्शन डी, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। कौन सा कथन सत्य बताना है? तो क्या होता है? ये जो शैलें हैं स्तरों में निक्षेपित है। ये कथन इसका सत्य है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इन शैलों में इनमें क्या पाया जाता है? अवसादी शैलों में इसमें जीवाश्मों पाए जाते हैं और परत पाई जाती। ध्यान दीजिए, जीवाश्म पाए जाते हैं और परत पाई जाती है। किसमें? अवसादी शैलों में। किसमें पाई जाती है? अवसादी शैलों और जीवाश्म भी पाए जाते हैं। यह भी कई बार पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी शैलें परतों में विभाजित है? तो अवसादी शैलें। किन शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माउंट एटना है क्या है? ऑप्शन ए, एक पर्वत। ऑप्शन बी, एक पर्वत शिखर। ऑप्शन सी, एक ज्वालामुखी। और ऑप्शन डी, एक पठार। माउंट एटना क्या है? ये हमारा एक ज्वालामुखी है। जो माउंट एटना कहां पर स्थित है? इटली के सिसिली में स्थित है। ठीक है, एक ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौना लोवा उदाहरण है, बताइए मौना लोवा उदाहरण है किसका? ए, एक सक्रिय ज्वालामुखी का। ऑप्शन बी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का। ऑप्शन सी, शांत ज्वालामुखी का। और ऑप्शन डी, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो मौना लोवा क्या है? ये हमारा क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह कहां पर स्थित है? यह हमारा हवाई द्वीप में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। यह कई बार पूछा गया है कि मौना लोवा कहां पर स्थित है? हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां संकेंद्रित है? ऑप्शन ए, दक्षिण भारत। ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी भारत। ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी भारत। और ऑप्शन डी, उत्तर भारत। तो बताइए द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां पर संकेंद्रित है? द्रविड़ियन प्रजाति जो है भारत के दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। तमिल, तेलुगु जो है और आसपास तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां पर इनका केंद्रीकरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी, हरियाणा। और ऑप्शन डी, कर्नाटक। तो बताइए क्या पूछ रहा? जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई। जनजातीय समुदाय के 2011 में जिसका वर्णन है सेंसेक्स में,
वो हरियाणा में नहीं की गई है। अन्य कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक पंजाब हो गया, दूसरा चंडीगढ़ हो गया, और तीसरा हमारा पौंडीचेरी हो गया, और चौथा हरियाणा है। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है कोई भी जनजाति की गणना नहीं की गई 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भील जाति कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो कहां पाई जाती भील जनजाति? महाराष्ट्र में। अन्य कौन कौन से क्षेत्र हैं भील जनजाति के पाए जाने के? एक मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, इन क्षेत्रों में भी भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जोड़ता है? ऑप्शन ए कोट्टापुरम को कोल्लम से, ऑप्शन बी सदिया को धुबरी से, ऑप्शन सी हल्दिया को इलाहाबाद से, और ऑप्शन डी हल्दिया को कोलकाता से। तो बताइए NHW निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है ये? NHW राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, ये हल्दिया से इलाहाबाद को ये जोड़ता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। क्या है? हल्दिया को इलाहाबाद से ये जोड़ता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा कौन है? NW2, वो हमारा है सदिया से धुबरी। लिख लीजिए, सदिया से धुबरी NW2। तीसरा क्या है? तीसरा जो जलमार्ग है हमारा वो कोल्लम से कोट्टापुरम, ये NW3 है। और चौथा, ये तीन, चौथा हमारा जो है वो मुख्यतः है काकीनाड़ा से मरकाकानम, काकीनाड़ा से मरकाकानम, मरकाकानम, ये जोड़ता, ये हमारा NW4 है। ठीक है, ये हो गए, ये क्या बोलता है? हल्दिया को इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा भी यही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है चेन्नई वाइजाग, ऑप्शन बी मुंबई बेंगलोर, ऑप्शन सी दिल्ली मुंबई, और ऑप्शन डी अमृतसर कोलकाता, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसकी बात कर रहा? औद्योगिक आर्थिक गलियारा की बात हो रही है, जो जापान के सहयोग से हो रहा, वो दिल्ली मुंबई गलियारा है जो जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसियान इसके लिए है? ऑप्शन ए एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशन, ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आसियान है किसके लिए? तो बताइए आसियान क्या है? एसोसिएशन है। आसियान क्या होता है? ASEAN, एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो एशिया के साउथ ईस्ट के नेशंस है उनका ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको एशियान कहते हैं, आसियान कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन ए 304, ऑप्शन बी 324, ऑप्शन सी 382, और ऑप्शन डी
364। तो बताइए भारत का जनसंख्या घनत्व की बात कह रहा तो क्या है, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 है। कितना है, 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किसका है सर्वाधिक? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो किसका 2011 के अनुसार किस एक का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किसका है, बिहार का। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106। कितना है, 1106 है बिहार का जनसंख्या घनत्व। और केरल का कितना है, केरल का है 860। और हरियाणा का कितना है, हरियाणा का जो है हमारा वो 573 है। और उत्तर प्रदेश का 829 है। क्या है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, 829। उत्तर प्रदेश, बिहार का 1106। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। इन ऑप्शनों पे भी फोकस कीजिए। कभी कभी यही प्रश्न उठाकर दे देते हैं और कह देंगे सीक्वेंस से लगाइए, सबसे अधिक किसका जनसंख्या घनत्व, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है। तो सबसे अधिक किसका है, बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट किसका आता है, बिहार के बाद है हमारा केरल का, फिर केरल के बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश, फिर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा और ऑप्शन डी पांचवा। देखिए, पहला सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य यूपी, दूसरा महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। तीसरा बिहार, बिहार जो है तीसरा बड़ा राज्य है किसके तहत, जनसंख्या के तहत। और चौथा कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल, ये हमारा चौथा है। ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी यही प्रश्न पूछ देते हैं। तो बिहार क्या होगा बेटा, ये हमारा तीसरा बड़ा राज्य है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र और दूसरा, पहला हो गया हमारा राजस्थान, पहला है राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते हुए, और चौथा है यूपी। ठीक है, और जनसंख्या वाइज ये है और ये क्षेत्रफल के आधार पे है। ये हमारे क्षेत्रफल है, ये जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, जनसंख्या में सबसे ज्यादा यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गार्ड पार्टिकल है, ऑप्शन दिया गया है ए न्यूट्रिनो, ऑप्शन दिया गया है बी हिग्स बोसान, ऑप्शन दिया गया है सी मेसान और ऑप्शन दिया गया है डी पाजिटान और ऑप्शन दिया गया है ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताना है गार्ड पार्टिकल क्या है। गार्ड पार्टिकल है हमारा एक हिग्स बोसान। 2013 में वैज्ञानिकों ने इसको विधिवत प्रूव किया है। ठीक है, जिसके लिए इनको नोबेल का प्राइज भी मिला था इस कण की खोज की वजह से। इसकी परिकल्पना 1964 में की गई थी, ध्यान दीजिए 1964 में परिकल्पना हुई और 2013 में भौतिकी का नोबेल प्राइज इन्हीं की सिद्ध करने में दिया गया, हिग्स बोसान कण की खोज करने के लिए दिया गया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी सन 1930 में, ऑप्शन सी सन 1932 में और ऑप्शन डी सन 1950 में। तो सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? सन 1930 में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें भौतिकी में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब मिला था? 1930 में। अच्छा, प्रथम भारतीय कौन थे जिनको सर्वप्रथम नोबेल का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में सर सीवी रमन को 1930 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी हम्फ्री डेवी और ऑप्शन डी गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रदर्स, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी हम्फ्री डेवी और ऑप्शन डी वॉन ब्राउन। तो बताइए किसने इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है ऑप्शन ए बुझा चूना, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी जिप्सम और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए टूटी हड्डियों को जोड़ा जाता है किसके? जिप्सम। ठीक है, क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता हमारा क्या? जिप्सम। CaSO4 इंटू 2H2O। जब इसको हम गर्म करते हैं 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पे गर्म करते हैं, ये हमारा बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये बनता है, क्या बनता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है, जो हमारा क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। यही हमारा क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन सी डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, क्या होगा? CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन ए दिया गया CaSO4, ऑप्शन बी दिया गया CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ऑप्शन सी दिया गया CaSO4 इंटू H2O, ऑप्शन डी दिया गया CaSO4 इंटू 2H2O। तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरके का रासायनिक नाम है, बताइए। ए मेथेनॉल, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी एस्टिक अम्ल और ऑप्शन डी एथिल एसीटेट और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए सिरके का रासायनिक अम्ल क्या नाम है? इसका जो नाम है हमारा वो एस्टिक अम्ल। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर। सिरके का रासायनिक नाम एस्टिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑप्शन बी वसा के रूप में, ऑप्शन सी प्रोटीन के रूप में और ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होती है वो किसके माध्यम से? बताइए किसके रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन डी जो है इसका
करेक्ट आंसर है। ठीक है, मांसपेशियों यकृत में जो शुगर होती है, ऊर्जा वसा होती है, ये क्या होता है, मैं ऊर्जा जो है ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर यकृत में संचित हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में होता है, ऑप्शन ए लगभग 70% पानी, ऑप्शन बी 20 से 30% पानी, ऑप्शन सी 10 से 20% पानी, ऑप्शन डी 30 से 40% पानी और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए मानव शरीर में होता है, कितना होता है बेटा, ये लगभग 70% जो होता है वो पानी होता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष्ट प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन के। तो कौन सा किया जाता है? विटामिन डी, ऑप्शन के डी, ऑप्शन डी विटामिन के जो है हमारा प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विटामिन के जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। इन्हीं प्रश्नों में से हम प्रश्न पूछेंगे जो फैक्ट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और जो यहाँ प्रश्न आ रहे हैं, इन्हीं के बैकग्राउंड से या इन्हीं प्रश्नों को पूछा जाएगा आपके टेस्ट पेपर में। तो अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको पता चलेगा आपकी क्या उसमें रैंकिंग आ रही है। ठीक है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, आपको फ्री में टेस्ट देना है वीकेंड के अंत में। ठीक, नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।